हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के चैप्टर में गैसेस स्टेट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उनके अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग यूनिट्स पर, ठीक है। और भी डिस्कस किया था कि जो आइडियल गैस हमारा होता है, ठीक है, वो कोई हमेशा वो परफेक्ट गैस हमारा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको ही पता है आइडियल नहीं होता है, हम उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडियल मान लिया करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ PV इक्वल टू nRT, वो तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस पूरे चैप्टर में तो छोड़ेगा ही नहीं, और बाकी और चैप्टर्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसे इक्विलिब्रियम में। और नेक्स्ट ईयर आप जब पढ़ोगे सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में PV इक्वल टू nRT का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आइडियल गैस की बात हो गई है, आज बात करने वाले हैं बेटा कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स, है ना। आप सबको ही पता है कि जो भी गैसेज हैं उनको स्टोर करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी है, जो भी बल्ब होते हैं ना आपके बल्ब, उसके अंदर गैस को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बात करने वाले हैं हम लोग बेटा, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम। जब भी दो बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ये हमारे सामने एक बल्ब है और एक दूसरा हमारे सामने बल्ब है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया है, स्टॉप कॉक। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो स्टॉप कॉक है ये क्या करता है, दोनों को मिक्स होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। दिस स्टॉप कॉक uses to prevent mixing of the two bulbs ना, ठीक। अब जरा देखें बल्ब ए में क्या क्या कंपोजिशन है। 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को भर दिया है हमने, वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है, टेम्परेचर 300 है। इस वाले बल्ब में क्या है, 160 ग्राम ऑफ O2 है, वॉल्यूम कितना है, 15 लीटर, और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों में कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो दो कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन क्या है, समझिएगा ध्यान से, टेम्परेचर दोनों को क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों बल्ब की टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये पहला केस होता है। दूसरा केस क्या होता है बेटा, जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएं, तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। और उनमें भी दो कंडीशन और होता है कि अगर स्टॉप कॉक को मैं क्लोज कर दूं, है ना। दूसरा कंडीशन आएगा अगर स्टॉप कॉक को मैं ओपन कर दूं, ठीक है। तो हम ये दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम कंडीशन में, केस नंबर 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और 99% गलती करते हैं बच्चे, 99% बच्चे गलती करते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनको बल्ब से रिलेटेड का, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में होते हैं। आप बात करें अगर मेडिकल की, क्लियर ना, जेई वाले में तो क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन वो भी होते हैं, क्लियर ना। लेकिन मेडिकल में क्या होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से फ्रेम क्वेश्चन ज़रूर होता है, क्लियर ना, ठीक। तो केस 1 की अगर हम बेटा चर्चा करें तो केस 1 हमारा, मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर इन बोथ दी बल्ब्स आर इक्वल। यानी कि पहला जो केस हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या उसमें जो टेम्परेचर है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब्स आर सेम, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों के टेम्परेचर को क्या ले लिया है हमने, सेम ले लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, पहला कंडीशन लेंगे बेटा, जब स्टॉप कॉक को हम बंद रखेंगे फिर क्या होगा। दूसरा कंडीशन लेंगे जब हम स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे फिर क्या होगा, ठीक। तो जरा मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ दी बल्ब्स, कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ दी बल्ब्स, ठीक है, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड। यानी कि हमें प्रेशर निकालना है बेटा दोनों ही बल्ब में, कब, जब स्टॉप कॉक क्या है, क्लोज्ड है ना। तो देखो मैं आपको दोनों ही कंडीशन बताऊंगा, जब ओपन रहेगा तब क्या कंडीशन होगा, जब क्लोज रहेगा तब क्या कंडीशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप ध्यान रखिए, जब ये स्टॉप कॉक क्लोज हो जाएगा बेटा, तो अब क्योंकि ये बंद हो चुका है,
ठीक है, इसका जो रास्ता है उसको हमने क्लोज्ड कर दिया है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से कोई भी गैस क्या यहाँ पर जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। क्लियर ना? यानी कि जो बेटा प्रेशर है, क्लियर ना, वो यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर क्या होगा? अलग होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। अगर स्टॉप कॉक को हम क्लोज्ड रखते हैं उस कंडीशन में प्रेशर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि कोई भी मटेरियल यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकते। क्लियर ना? बात समझ में आ रही है? तो बस हमें ये बात समझना है कि जब क्लोज्ड होगा तो उस कंडीशन में प्रेशर दोनों के क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अच्छा बताओ, वॉल्यूम ऐड होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर ऐसा 10 लीटर है तो क्या इसमें 25 लीटर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम यहाँ से नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप कॉक का काम ही है कि मिक्सिंग को प्रिवेंट करना। क्लियर ना? मिक्सिंग को क्या करना? प्रिवेंट करना। अगर ये क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। क्लियर ना? तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कितना होगा? 10 लीटर ही होगा। यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? 15 लीटर ही होगा। तो हम अलग अलग बल्ब में क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रेशर निकाल सकते हैं। कब? जब स्टॉप कॉक क्लोज रहेगा। ठीक, तो चलो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बल्ब ए की। बल्ब ए, तो बल्ब ए का जो प्रेशर है वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्या? पीवी इक्वल टू क्या? NRT। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा? NRT बाई V। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो मोल्स कितना हो जाएगा बेटा? 20/2 दैट इज 10। ठीक है, समझ रहे? 20/2 दैट इज 10। तो मोल्स की वैल्यू कितना आ गया? 10, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2 है। आर की वैल्यू कितना? 0.08 कर सकता हूँ मैं। टेम्परेचर कितना दे दिया है मैंने? 300। क्लियर? वॉल्यूम कितना है अपने पास? 10 लीटर। बोल, बात समझ में आ रही है? ठीक, इनको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा सिंपली आपका जो PA है। PA का मतलब क्या है? प्रेशर इन बल्ब ए। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर इन बल्ब ए क्या है बेटा? वो आ जाएगा आपको 24 ATM। बोलो, आ गया? दिस इज प्रेशर इन बल्ब है। ये पहले बल्ब का प्रेशर है। क्लियर? नाउ अब सेकंड बल्ब की अगर हम बात करें तो सेकंड बल्ब में भी निकाल लेते हैं। बल्ब नंबर 2 या बल्ब नंबर B बोल दो। तो बल्ब नंबर B में अगर हम बात करें प्रेशर फॉर्मूला तो अभी भी वही लगना है। तो बल्ब नंबर B का जो प्रेशर है वो कैसे निकालोगे? मोल्स कितने हो जाएंगे? 160 अपॉन कितना? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32। ये बेटा हो जाएगा 5। ठीक, आर की वैल्यू 0.08 मल्टीप्लाई में कितना? 300। टेम्परेचर तो स्टिल क्या है? सेम है, क्योंकि पहला केस क्या है? टेम्परेचर सेम लेना है हमें। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? 15। बस इनको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई ये तो हो गया 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 15। तो ये सिंपली प्रेशर PB आ गया कितना? डेट इज प्रेशर इन बल्ब भी कितना आ गया? 8 ATM। बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रेशर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब ए का प्रेशर अलग है, बल्ब बी का प्रेशर अलग है। तो पहली बात ये ध्यान में रखना है, जब भी स्टॉप कॉक को हम क्लोज्ड करेंगे, ठीक है, जब भी नॉब को हम क्या करेंगे? टाइटली बंद कर देंगे, तो कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा। ऐसे में इस बल्ब का प्रेशर अलग होगा, इस बल्ब पर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर ना? वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं मिक्स नहीं हुआ है, अदरवाइज यहाँ 25 हो जाया करता है। ठीक है, अभी जब ओपन होगा ना तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर ना? प्रेशर अलग अलग नहीं होंगे, फिर प्रेशर सेम हो जाएंगे। क्लियर ना? अभी हम आ रहे हैं उस पर, कॉपी करें। हम यहाँ पर क्या करते हैं? दूसरा अपना क्वेश्चन लेते हैं। जब स्टॉप कॉक को हम क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, फिर क्या होगा हमारा? ठीक है, कॉपी कर लें। तो देखो बच्चों, अब दूसरा अगर हम केस लें कि कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन। अभी क्लोज्ड की बात कर लिया है, अगर स्टॉप कॉक को हम ओपन कर देंगे तो सोचो क्या होगा। अगर इसका तो काम ही है ये मिक्स करने नहीं देता है, कब? जब अगर ये क्लोज्ड रहे, है ना, स्टॉप कॉक। लेकिन अगर ये ओपन कर दें हम तो फिर क्या होगा? यहाँ से यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर जो होती है, प्रेशर की एक इंडिकेशन होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो बताओ,
जैसा कि आपने देखा है इसका प्रेशर कितना है बेटा 24 आया था, इसका प्रेशर कितना है 8 atm आया था। तो जब भी आप स्टॉप कॉक को ओपन कर दोगे तो होगा क्या, प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। क्लियर ना, ठीक है, जाएगा। और अब आपको समझना एक चीज़ है कि प्रेशर की वैल्यू दोनों में अलग अलग होगी कि दोनों में सेम होंगी। सेम होगी, पूछो कैसे, इसलिए सेम होगी बेटा, क्यों, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू इसलिए दोनों में सेम होगी। क्लियर ना, वो हम बता नहीं सकते कि 24 होगी कि 8 होगी, बट दोनों की एक ही प्रेशर होगी। जो भी प्रेशर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस केस के लिए, वो प्रेशर दोनों के लिए वही होगा। क्यों होगा समझिए, जब भी आप इसको ओपन कर दोगे तो फिर यहाँ से जो भी प्रेशर हैं वो पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब आपके पास दो बल्ब नहीं रहेंगे, फिर सिर्फ एक बल्ब हो जाएगा, सिंगल बल्ब, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। वॉल्यूम भी कितना है 10, 15, 25 हो जाएगा। तो आप जब ओपन कर दोगे यही समझना है आपको कि प्रेशर दोनों में क्या रहेंगे, हमेशा सेम। अगर आपने प्रेशर को अलग अलग देखा है तो अगर प्रेशर दोनों में अलग अलग होंगे तो दिक्कत आ सकती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो अगर दोनों में प्रेशर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी कि एक इधर जाएगा प्रेशर, फिर एक वापस इधर आएगा। वो तब तक बेटा इधर उधर करता रहेगा जब तक दोनों की प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी स्टॉप कॉक को हम ओपन रखेंगे, ओपन कंडीशन में, तो दोनों के प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, क्लियर ना। अभी दोनों के अलग अलग थे, लेकिन अब हम जो कैलकुलेट करेंगे, जो निकल कर आएगा वो दोनों के प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब बताओ, दो कंटेनर होगा कि एक कंटेनर होगा, सॉरी दो बल्ब होगा कि एक बल्ब होगा, वन बल्ब होगा, क्योंकि अब दो की बात ही नहीं रही। एक पहले में से दूसरे में सारा चीज़ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, डिफ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि गैस क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है। अब जब आप इसकी रास्ते को खोल दोगे तो पूरा का पूरा गैस जो है इसमें चला जाएगा, तो एक ही बल्ब बचा ना हमारे पास। ठीक, तो अब आपको समझ में आओगे, यानी कि हमने दो चीज़ सीखा। पहला चीज़ सीखा, जब भी हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो प्रेशर दोनों बल्ब के क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर ना। दूसरी चीज़ सीखा हमने ये कि क्योंकि स्टॉप कॉक ओपन है इसलिए गैस क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्लियर ना। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ एक बल्ब बच जाएगा। तो तीसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। बेटा नंबर ऑफ मोल्स में कोई फ़र्क थोड़ी है, नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके जो हैं वो तो अब वो भी तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल जो इनिशियल है और जो नंबर ऑफ मोल फाइनल है वो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यही अपने को ध्यान में रखना है। तो जब स्टॉप कॉक ओपन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन। अच्छा, ये चीज़ तो पहले भी हमने बात कर रखी है एक क्वेश्चन में, तो अब यहाँ तो अपन क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो मोल्स क्या है, फाइनल और इनिशियल बराबर हैं। तो इनिशियली अब हमारे पास दो बल्ब नहीं रहे बेटा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए बल्ब से बी बल्ब में सब कुछ क्या हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब हमारा जो इनिशियल मोल है वो कितना है, 10 + 5 दिख रहा है। पहले वाले में मोल कितना है, 5, दूसरे वाले में कितना है, 10, तो ये 10 + 5। फाइनल मोल, बताओ फाइनल मोल कैसे निकालोगे, PV/RT, यही तो होता है मोल का फॉर्मूला। PV = क्या होता था, nRT। तो बताओ n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, PV/RT। तो बस यहाँ से आया कितना हो जाएगा, ये 15, और प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यस 15 + 10, क्योंकि ये वॉल्यूम भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक, 15 + 10 बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, टेम्परेचर बस ख़त्म हो गया। यहाँ से जो प्रेशर निकालेंगे वो प्रेशर क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, जो अभी आप अलग अलग निकाले हुए थे। कब, जब स्टॉप कॉक क्लोज था। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से प्रेशर निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये 24 आएगा, ये 25। ठीक है, तो 25 और ये 15, तो 15 में 25 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा। तो सिंपल बेटा मेरे को दिख रहा है क्या कि 24 × कितना, 3, ये 24 × कितना, 3 अपॉन कितना, 5 कर सकता हूँ मैं, समझ गए। 24 और ये 25 हो गया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 5 5 जा, 24 × 3 / 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा,
24 मल्टीप्लाई बाई 3 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 72/5 तो कितना हो जाएगा 72/5 तो 15 5 जो 75 होता है तो 15 से थोड़ा कम ले लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम डिवाइड करें तो 14 पॉइंट समथिंग 8 ATM के आसपास आप देख लें, क्लियर ना। तो कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर है, एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ना। इसका प्रेशर कितना था पहले आपने निकाला था 24, इसका कितना था 8, है ना। तो 24 और 8 के बीच में आ रहा है, देखो 14.8, मतलब एग्जैक्टली एवरेज नहीं आ रहा है बट उनके कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो हमेशा ही जब ओपन कंडीशन होगा तो प्रेशर कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, ठीक है, और तब तक जाता रहेगा जब तक प्रेशर बराबर न हो जाए, ठीक है। तो प्रेशर बराबर करने में बेटा हमारा जो प्रेशर आएगा वो 24 से खिसक कर कहाँ पहुँच गया 14.8 पहुँच गया, क्लियर ना। तो 24 कभी भी 8 नहीं जाएगा और 8 तो कभी 24 आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रेशर हाई से लो कर जाएंगे। तो 24 से खिसकते खिसकते कहाँ पर आ गया 14.8 पर जब आया है तो उस कंडीशन में दोनों बल्ब पर प्रेशर क्या आ गया है, सेम आ गया है। दैट इज व्हाट दिस मीन, है ना। अब एक और कंफ्यूजन होता है कि सर जब यहाँ से गैसेस यहाँ पर जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ से गैसेस यहाँ पर जाएंगे तो क्या रिएक्शन नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है दोनों गैस रिएक्शन कर लें, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों ही गैस, ठीक है, अभी तो ये दोनों कैसा हमने ले लिया है, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग हैं, हमने मान लिया है कि H2 और O2 में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जब तक क्वेश्चन में आपको ऐसा मेंशन नहीं करेगा कि दोनों ही गैस रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है, तब तक आप उसको मानकर चलेंगे क्या नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। अपने मन से आपको नहीं लेना है कि दोनों ही गैस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दोनों ही गैस रिएक्ट कर रहे हैं तभी आप उसको रिएक्शन मान के चलेंगे। तो चलो अपन थर्ड एक और क्वेश्चन बना देते हैं। मान लेते हैं कि दोनों ही गैस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो कैसा चेंज होगा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कैलकुलेट प्रेशर, कैलकुलेट प्रेशर, ठीक है, क्लियर ना। कैलकुलेट प्रेशर इफ बोथ तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रेशर रिएक्शन कब करेंगे बेटा, ये जब स्टॉप कॉक क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा। भाई क्लोज्ड रहेगा तो यहाँ से कुछ यहाँ पर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या, स्टॉप कॉक शुड बी ओपन। जब भी स्टॉप कॉक को आप ओपन करोगे तभी क्या होगा, यहाँ से गैसेस यहाँ पर जाएंगे और उनमें क्या होगा, रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में कहता है तो, नहीं तो हम मानकर चलेंगे क्या, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। कैलकुलेट प्रेशर इफ बोथ बल्ब ए एंड बी, एक मिनट, बोथ बल्ब ए एंड बी रिएक्टिंग ईच अदर। तो इसमें लिख नहीं रहा हूं मैं कि व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, ठीक है, क्लियर ना। इतना तो कॉमन सेंस है अपने पास कि जब बेटा ओपन रहेगा तभी रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इनके सॉल्यूशन को देखें तो हमारे पास देखो दो सब्सटेंस है। पहला है सब्सटेंस क्या, H2, और दूसरा सब्सटेंस है O2। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा 2H2O, है ना। तो यहाँ पर बैलेंस अगर हम देखें तो सब कुछ बैलेंस है हमारा। अब मुझे बताओ इसके कितने मोल्स हैं, इसके मोल से बेटा कितना, 10 है कि नहीं, सही कर रहा हूँ मैं, नहीं 10 नहीं 5 है, सॉरी ये 5 है, 5 मोल्स है ना, 20 बाई कितना, क्या कर रहा हूँ मैं, 10 मोल्स, ठीक है। इसके 10 मोल्स है, 20/2, है ना। O2 के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं, ठीक है। अब दो इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। बताओ दोनों में कौन खत्म हो रहा है, कौन बच रहा है। तो बताओ दोनों में LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखो 10/2 5, 5/1 कितना 5, यानी कि दोनों में से किसी को LR मान लो, दोनों ही LR है, ठीक है। ये भी लिमिट में है,
ये भी लिमिट में है, क्लियर ना, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या आ रहे हैं, लिमिट सेम। 10/2 कितना हो गया 5, इसका भी 5/1 कितना आ गया 5। तो दोनों ही LR है, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, ये 10 मोल्स, कितना बचेगा 10 मोल्स बन जाएगा। तो अब बताओ प्रेशर, किसका प्रेशर निकालोगे भाई, ये है गैस, ये है गैस, ये है क्या, लिक्विड। कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन लिक्विड पर अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो कोइंसिडेंटली क्या हो गया, अभी 0 आ गया, लेकिन क्या होता समझ में आ गया, जो फाइनली बच रहा है हमारे सॉल्यूशन में, आप उसी का तो क्या कैलकुलेट करोगे, प्रेशर। फाइनली बच क्या रहा है बेटा, लिक्विड पर तो हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैसेस के लिए अप्लाई होता है। इस वजह से जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। दूसरी बात, अभी कोइंसिडेंटली क्या हो गया है, दोनों ही LR हो गए हैं, क्लियर ना। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बच रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि हमारा LR ये वाला होता, अगर ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता, मान लेते हैं ऑक्सीजन अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता, तो फाइनली ऑक्सीजन खत्म हो जाता, तो हाइड्रोजन कुछ बच जाता। तो जब हाइड्रोजन कुछ बचता तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते थे, प्रेशर। तो वो 0 नहीं आता बेटा, तो उसका कुछ प्रेशर आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो होगा जब दोनों ही क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अब, ठीक है, क्लियर। चलिए तो हम अब नेक्स्ट केस अपना पढ़ते हैं। अभी तक तो बेटा ये केस था कि जब टेम्परेचर दोनों के क्या होंगे, सेम। यहाँ पर देखो 300 मैंने लिया है, यहाँ पर भी हमने 300 लिया है, लेकिन अगर मैंने इस टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो फिर क्या होंगे हमारे इन सिनेरियोज में, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रेयर है, ठीक है। आपके मेडिकल में तो रेयर है, ठीक, क्लियर है, जेई में तो आता है, बट मेडिकल में थोड़ा सा रेयर है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जानना ज़रूरी है। कुछ लोग क्यूरियस भी होंगे कि सर अगर टेम्परेचर अलग हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बीइंग टीचर मेरा एक कर्तव्य है आपको सारी चीज़ें बताना, क्लियर ना, जिसमें आप क्यूरियस हो। तो चलो इसको आप कॉपी करो, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ किससे, केस नंबर 2 से। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो अपना केस नंबर 2 शुरू कर दिया हमने। केस नंबर 2 हमारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बल्ब्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने, बस आपको टेम्परेचर यहाँ पर 300 पहले था, अब यहाँ टेम्परेचर हम ले रहे हैं कितना, लेट सपोज 400 ले रहे हैं। तो बताओ टेम्परेचर क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है दोनों ही बल्ब्स में, है ना। अब पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड। जब भी ये जो स्टॉप कॉक है वो कैसा है, क्लोज है, तब हमारा प्रेशर कैसा होगा। तो देखो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टॉप कॉक अगर क्लोज है उस कंडीशन में प्रेशर दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है, और दोनों में कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम बात कर देते हैं पीए का मतलब क्या है, प्रेशर इन बल्ब ए इक्वल टू क्या होता है, nRT/V, यही होता है हमारा फॉर्मूला, P इक्वल टू nRT/V। तो बस यहाँ पर आप PA कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि प्रेशर इन बल्ब A वो हो जाएगा, मोल्स तो कितना है 10, 20/2, R की वैल्यू मैं यहाँ पर 1/12 ले लेता हूँ, है ना, कोई टेंशन नहीं है, चलो 0.08 ही ले लो, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 300 है, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है, ठीक है। तो 0.08 को 1/12 भी ले सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ प्रेशर बताओ कितना आ जाएगा, ये तो पहले ही कैलकुलेट किया था, कितना आ जाया था 24 ATM, ये तो आपने पहले भी कैलकुलेट किया था, कितना आ गया प्रेशर 24 ATM। तो बल्ब ए का प्रेशर तो 24 ATM है बेटा। बल्ब बी का प्रेशर, यानी कि अगर हम बात करते हैं बल्ब बी के बारे में, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए भी वही करोगे, प्रेशर इक्वल टू nRT/V। तो यहाँ से हम PB कैलकुलेट करें तो BB कितना आ जाएगा, मोल्स कितना है बेटा 5, मोल्स तो कितना है 5 है,
और आर की वैल्यू 0.08 मल्टीप्लाई भी कितना 400, टेम्परेचर कितना है 400, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है इसका 15 लीटर। ठीक है, दिख रहा है। बस इसको अब सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 3, है ना, और ये आ गया कितना 32, 32 सही कर रहा हूँ, हाँ। तो प्रेशर भी आ गया बेटा कितना 32 अपॉन कितना 3, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सॉल्व करें इसको आ जाएगा हमारा कितना 11 के आसपास ना। ठीक है, चलिए 3 टेंजा, है ना, 3 टेंजा कितना हो गया 30, फिर बचेगा 20 तो कितना हो जाएगा 3 मतलब 10.66 के आसपास। चलिए सही है ना, 30 फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो 20 हो जाएगा, 3 6 18। ठीक है, 10.66 ATM आ गया हमारा। तो देखो पहले जो प्रेशर था 300 पर वो कितना था 8 ATM, लेकिन प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ गया। क्लियर ना। ये तो कब था, जब क्लोज था, ये कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं जब स्टॉप कॉक को हम ओपन कर देंगे, तब उस कंडीशन में यहाँ के गैसेस यहाँ पर जाना चालू कर देंगे, फिर क्या होगा। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो बस इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। ठीक है, जब स्टॉप कॉक क्या हो जाएगा ओपन। तो देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो ज़रा आप पढ़ें, कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ दी बल्ब्स। पहले आपको क्या निकालना है, प्रेशर दोनों ही बल्ब में, ठीक, एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, नंबर ऑफ मोल्स व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि प्रेशर दोनों ही बल्ब में क्या होंगे। अब आप बताओ मेरे को, सिंपल सी बात मुझे बताओ, जब स्टॉप कॉक को मैं ओपन कर दूं तो प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। मैं आपको कितनी बार बोला, इसके पहले भी बोला कि प्रेशर विल बी सेम व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन। तो प्रेशर की को चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेशर अलग है, यहाँ पर अलग है, लेकिन जब भी इसको ओपन कर दोगे आप तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जाएगा, लेकिन तब तक जाएगा जब तक प्रेशर की वैल्यू सेम ना हो जाए। ठीक है, तो प्रेशर तो क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा, सेम हो जाएगी। चलो उसको भी बता देंगे हम, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स भी मुझे निकालना है, तो देखो मुझे नंबर ऑफ मोल्स में निकालना है, और प्रेशर की वैल्यू सेम होगी तो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें बल्ब ए की अगर हम चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बल्ब ए की अगर हम बात करें बेटा, तो बल्ब ए का जो प्रेशर है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है ना। एन की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ क्या होगा 10 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोल्स लगातार क्या हो रहे हैं, एक मिनट सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, लगातार मोल्स, यहाँ मोल्स कितने थे 10, यहाँ पर मोल्स कितने हैं 5, तो 10 यहाँ से मोल यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ से मोल कम हो रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर मोल बढ़ रहे हैं। क्लियर ना। तो बल्ब ए से मोल कम हो रहे हैं, बल्ब बी के मोल बढ़ रहे हैं, तो अपने को वही देखना है कितने बढ़ रहे हैं कितने कम हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं x कम हो रहा है, तो 10 में से x कम हो गया, मल्टीप्लाई बाई RT, टेम्परेचर 300। ये पहले बल्ब के लिए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा P × 10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी मत करो, रहने दो, छोड़ो इसको, ऐसे ही रहने दो। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कितना, फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं बेटा, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो बल्ब बी की, ठीक है, तो दूसरे बल्ब की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दूसरा बल्ब हमारा क्या है, यहाँ पर मैं डाला, एक्सक्यूज मी, बल्ब बी की अगर हम बात करें, ठीक है, बल्ब बी में क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है 15 इक्वल टू कितना है, इसमें बढ़ रहा है 5 + x × 0.08 × t। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, देख लिया आपने, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट अब क्या करोगे,
आपने बल्ब बी का निकाल लिया, बल्ब ए का निकाल लिया। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा 1 को 2 से, 1 को किसे करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक, चलिए तो अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10/15 मिलेगा, इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, और ये 0.08 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 3/4। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 प्लस 10x, है ना, आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 2 जा और 5 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 2 जा और 5 3 जा, तो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x इक्वल टू 30 माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई कितना 3/4 आएगा। कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो 10 प्लस 2x, अब ये हो जाए कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाए कितना हमारे पास 40 प्लस 8x, यहाँ कितना आ जाएगा 90 माइनस कितना 9x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 17x इक्वल टू कितना 50। तो बेटा ये क्या हो गया, x इक्वल टू कितना है 50/17, तो 50/17 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 3 आ गया। तो देखो मोल हमारे कितने आ गए, 3 आ गए हैं, सभी को दिख रहा है। तो मोल्स तो कितना आ गया है बेटा, 3 आ गया है ना। मतलब यहाँ से यहाँ 3 मोल गए थे, यहाँ पर कितने थे 10 थे, ठीक है, यहाँ पर कितने थे 5 थे, तो इसके कितने हो गए 7 हो गए हैं, इसके कितने हो गए 5 प्लस x दैट इज 8 हो गए हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 मोल यहाँ से यहाँ गए। तो एक बात और भी समझ में आ गई अपने को, ठीक है, कि जब भी टेम्परेचर चेंज होंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर सेम था तब दोनों ही साइड मोल क्या थे, सेम थे, इनिशियल और फाइनल को बराबर किया था ना हमने। बोलो बात समझ में आ रही है, इनिशियल और फाइनल को हमने बराबर किया था। तो जब टेम्परेचर सेम था तो उस कंडीशन में इनिशियल के मोल्स और फाइनल के मोल दोनों ही क्या थे, सेम थे, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया है, तो बेटा मोल भी क्या हो गया है चेंज, यानी कि यहाँ पर मोल 10 थे पहले, अब कितने बचे हैं 7, यहाँ पर कितने थे 5, इसमें कितने हो गए 8 मोल्स हो गए, यानी कि 3 मोल यहाँ से उठकर वहाँ चले गए, ये फ़र्क हो गया, ठीक है। और हमारा जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारा यहाँ हमने 25 लिया था इसके पहले में, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम हमारा 15 ही है। क्लियर है, क्यों 15 ही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जब आपने चेंज कर लिया है, क्योंकि क्या होता है, 2 सब्सटेंस के मिक्सिंग बेटा अलग अलग टेम्परेचर में पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात समझिए इस बात को, हम सब्सटेंस ए को मिक्स कर रहे हैं, सब्सटेंस बी को मिक्स कर रहे हैं, वो एक सेम टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर दोनों सब्सटेंस की मिक्सिंग, ये थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से यहाँ पर हमने वॉल्यूम को 15 ही लिया है, 25 नहीं लिया है, जो पिछले वाले ओपन के केस में 25 लिया था। बात समझ में आ रही है, ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब हमारे टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। अब प्रेशर आपको निकालना है तो भाई कहीं पर भी आप रख लीजिए, है ना। अगर आपको प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ कितना आ जाएगा 7, तो 24 मल्टी, यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, चलो मैं पुट करके आपको बता देता हूँ, इसको आप कॉपी करें पहले, फिर मैं प्रेशर भी निकाल देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है प्रेशर के लिए, आप प्रेशर ए निकालिए, प्रेशर बी निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू इसको पुट करके, क्लियर ना, कोई टेंशन नहीं है, देखोगे दोनों जगह सेम आएगा वैल्यू, ठीक है। आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि जब भी ओपन कंडीशन होता है प्रेशर सेम होता है, ठीक। चलिए कॉपी कर लें इसको आप। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन। अब आप क्या करोगे, अब आपको प्रेशर चाहिए, आपने मोल्स तो निकाल लिया कितना 3 मोल्स। अच्छा एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे, क्या परसेंटेज, आप अगर मान लो H2 का परसेंट पूछ लेता आपसे, अगर आपसे ऐसा पूछ लेता परसेंटेज ऑफ H2 बताओ, ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ H2 बताओ,
तो परसेंटेज कैसा होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना। तो चेंज कितना आया बेटा 3, यानी कि 3 मोल के चेंज आए हैं। इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था वो बताओ, इनिशियली कितना था हमारे पास 10 मोल था, है ना, इंटू कितना 100, तो कितना ये हो जाएगा 30%, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बात करें आगे, चलिए इसका पूछता तो कितना लिखते 3/8, ठीक है। इसके इनिशियली कितने थे हमारे पास 5 थे, तो 5 + 3 3/8 हो गया होता। अगर परसेंटेज ऑफ आपसे O2 पूछता, परसेंटेज ऑफ O2 पूछता तो क्या बोलते 3/8 इंटू 100 बोलते, ठीक। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लें, इसको हम रब करते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको प्रेशर चाहिए, बस यहाँ पर आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा P × 10 इक्वल टू कितना 7 × 24, तो 7 × 24, तो ये कितना हो जाएगा 168। 168 को आप 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16.8। तो अगर आपने x की जगह यहाँ पर 3 पुट करा तो यू विल गेट 16.8। लेट मी सी, यहाँ पर भी 16.8 आता है, तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा दोनों साइड में प्रेशर क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पर भी आप पुट कर दीजिए x से कितना 3, ये कितना आ जाएगा 8, ये 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई करिए ज़रा, ये 32 है, सॉरी 32 इंटू कितना हो गया 8, 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा 256, सही कर रहा हूँ मैं, 32 × 8 कितना होता है, हाँ 256, तो ये 256 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 15, तो 256 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे 15 से, ये कितनी बार जाएगा बेटा, तो पहली बार तो ये 1 बार जाएगा, कितना आएगा 15, कितना बचा 10, ठीक है 6 106, तो कितना आ जाएगा 15 6 जा 90, है ना, 15 7 जा 105, तो अप्रॉक्सीमेटली देखो 17 आ रहा है। पहले वाले में कितना आया था 16.8 आया था और ये 17 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा सेम ही कहलाते हैं, ठीक है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, 0.2 का फ़र्क है। वैसे भी आपने जो R की वैल्यू लिया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वो अगर आप सेम ले लेते हैं तो भी आंसर 0.2 का कोई फ़र्क नहीं होता, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं, क्या सेम मान सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना, ठीक। और स्टॉप कॉक के हमने वॉल्यूम को भी क्या माना है कांस्टेंट माना है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है आ जाती है, क्लियर ना, क्योंकि हमने इसके वॉल्यूम को भी क्या माना है कांस्टेंट माना है, एज्यूम माना है, क्लियर ना, ठीक। तो ये जो था हमारा सेकंड वाला, इसका हमारा 17 आया, इसका 16.8 आया, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या है दोनों सेम ही हैं। इस वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जब भी स्टॉप कॉक ओपन कंडीशन में होंगे दोनों का प्रेशर क्या होगा सेम होगा, ठीक है, क्लियर ना। तो इसको आपको करना नहीं है, आपको तो सिंपल क्या बताना है दोनों के प्रेशर सेम। आपसे कोई पूछेगा कितना, तो किसी एक इक्वेशन में आप चाहे इसमें x की वैल्यू आप पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन में बेटा कभी ऐसा नहीं देगा, एक जगह 17 दे दे, एक जगह 16.8 दे दे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप उसका। आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही देगा, या तो 17 देगा या तो 16.8 देगा, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इतने को तो हम अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गए कनेक्टिंग बल्ब के प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। ऑलराइट बेटा, तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सबसे पहली बात देखो हमारा लिक्विड होता है और गैस होता है, तो गैसेस के लिए हमेशा वैलिड होते हैं कौन से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिक्विड के लिए जो हम प्रेशर का हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ करते हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो गैसेस के लिए जो एप्लीकेबल है प्रेशर उसको हम गैसेस के लिए एप्लीकेबल करते हैं, वो जॉन डाल्टन ने, ठीक है, अपने को दिया था। वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, पुट द इंपॉर्टेंट मार्क इन दिस लाइन,
नॉन रिएक्टिंग गैसेस शुड नॉट बी रिएक्ट विथ ईच अदर बेटा, है ना। कंटेनर में जो भी गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, क्लियर ना, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यानी कि उस कंटेनर में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर ना, उनका जो पार्शियल प्रेशर वो आपस में क्या होंगे, सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास H2 गैस भी है, CO2 गैस भी है ना, और लेट सपोज नियॉन गैस भी है, ठीक है। अगर हम उनकी कलेक्टिवली मिक्सचर का प्रेशर निकालें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या हो जाएगा, प्रेशर P यानी कि टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, क्लियर ना, ठीक है। यानी कि 3 गैसेज हैं। तो बस यही आपको कहता है, ठीक, किसी भी कंटेनर में, मिक्सचर में जितने भी इंडिविजुअल गैसेज हैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर का सम क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर होता है, दैट इज P टोटल P1 P2 P3, क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, कंडीशन जो है डाल्टन्स लॉ का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट्स विथ ईच अदर। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चलो इनके लिए अपन एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो बहुत पहले जेईई में आया है और अभी कुछ पास्ट ईयर में क्या है, नीट में भी आया है और ट्रेंडिंग में है ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यू हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जहां पर डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं क्वेश्चन से आपको मिलवाता हूं, ठीक है। चूज विच of the following pair, ठीक है, Dalton's law is not applicable, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको वो पेयर चूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ एग्जांपल से। एग्जाम्पल हमारा नंबर 3, ये हमारा एग्जाम नंबर क्या है 4। तो पहला हमारा क्या है ऑप्शन, क्या ले लूँ मैं यार, चलो मैं ले लेता हूँ हीलियम। एक पेयर हीलियम है और एक पेयर है नियॉन। मैं एक पेयर बोल रहा हूँ, ये दोनों मिला के क्या हो गया, एक पेयर है। तो एक पेयर क्या हो गया बेटा, हीलियम और नियॉन हो गया। मतलब हीलियम और नियॉन दोनों ही मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हीलियम और नियॉन मिक्स हो रहे हैं। दूसरा ले लेते हैं हम H2 और O2 क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है, क्लियर ना, ठीक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, आर्गॉन प्लस O2, सही है, आर्गॉन और O2, ठीक। और एक और ले लेते हैं N2 प्लस O2, ठीक। आपको बताना है डाल्टन्स लॉ कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो बेटा एक ही चीज़ है, डाल्टन्स लॉ वहीं पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट कर लेंगे। जैसे आपस में रिएक्शन हो गया तो डाल्टन्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा पेयर आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें हीलियम और नियॉन, आपको पता है हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, नियॉन भी क्या है, एक नोबल गैस है। ये आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, क्लियर ना। तो यहाँ पर तो डाल्टन्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखें H2 और O2, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन कर सकते हैं, क्लियर ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गन, ये तो नोबल गैस है, तो नोबल गैस तो कभी किसी रिएक्शन नहीं करेगा। N2 और O2, आपको पता है ना, N2 और O2 जो है, ठीक है, नाइट्रोजन खूब ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाता है,
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, लेकिन बेटा वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं बनाता है। N2 और O2 जो है वो लगभग 500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होता है, तब जाकर रिएक्शन करता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नहीं हो सकता, यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस मतलब 500 केल्विन के आसपास हमें टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी रिएक्शन आपस में नहीं करेंगे, यानी कि सेकंड वाले को छोड़ दो, क्योंकि सेकंड वाला रिएक्शन कर लेगा। सभी के सभी डाल्टन्स लॉ को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 2, यानी कि यहाँ पर डाल्टन्स लॉ नॉट अप्लाई। लॉ क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरह से हम कंडीशन को क्या करते हैं, चेक इट आउट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर ना? चलिए आपको आगे मिलाते हैं एक अच्छे से डेरिवेशन के, किस तरह से हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लें इसको आप। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी कंटेनर में मौजूद ढेर सारे गैसेस, यानी कि उनमें इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें H2 गैस भी है, CO2 गैस भी है। तो उसमें जो H2 गैस है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है। CO2 गैस को अगर हम देखें तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। तो पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर, सेम टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, बाय एन इंडिविजुअल गैस बोल दो, बाय एन इंडिविजुअल गैस, exerted by an individual gas present in the container। मिक्सचर बोलना ज़रूरी है क्योंकि ढेर सारे गैस हैं। मिक्सचर एट सेम टेम्परेचर, एट सेम is known as partial pressure। गैस। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मेरे पास H2 भी है और CO2 है, और हम चाहते हैं H2 का पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना। तो जब भी मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, उनमें से अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो दूसरे को बाय बाय करना पड़ेगा, मतलब दूसरे को निकालना पड़ेगा, दूसरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि अगर मान लेते हैं इसका डेरिवेशन हम करें आपके सामने, तो चलो डेरिवेशन देख लो आप सभी लोग कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के डेरिवेशन। तो मान लेते हैं बेटा एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में प्रेजेंट है N1 और N2। कहने का मतलब ये गैस 1 है, दो गैसेस हैं, एक G1 है दैट इज गैस 1 एंड दूसरा है G2 गैस 2। ठीक है, क्लियर ना? और डेफिनेटली G1 G2 है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, P1 और P2। तो G1 का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो है P1, और G2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, P2। तो P1 और P2 बोथ आर द पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, क्लियर ना? वॉल्यूम जो है वो सेम है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट। V और T क्या है बेटा, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें इस कंटेनर की, तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू nRT है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट, उसको हटा ही देते हैं हम लोग। क्लियर ना? वॉल्यूम की तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं V इक्वल टू टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 और N2, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, इंटू R और T। ये पहला इक्वेशन है। अगर हम प्रेशर फर्स्ट का लेते हैं, फर्स्ट वाले गैस का प्रेशर, तो क्या हो जाएगा P1, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से अच्छा है मैं क्या ले लेता हूँ, प्रेशर एच G1 ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ G1, अब ये समझ आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ G1 ये क्या हो जाएगा बेटा, P1 इंटू V इक्वल टू N1 RT, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ G2 यानी कि गैस 2 ये क्या हो जाएगा, P2 इंटू V इक्वल टू N2 इंटू RT। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ऐड 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 को ऐड कर दो, देखते चलो, क्लियर ना। ये पहला इक्वेशन, चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट, this is second equation, this is third equation. Now whenever you add 2 + 3 then you will get P1 plus P2 V equal to N1 plus N2 RT। ये हो गया हमारा फोर्थ। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है बेटा, चौथे वाले को पहले वाले से कंपेयर कर लो, है ना। पहला इक्वेशन ये रहा, ये पहला इक्वेशन, ये रहा चौथा इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो जैसे ही आप पहले और चौथे को कंपेयर करोगे ना बच्चों, वैसे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो N1 + N2 तो वैसा ही है ना। हाँ, इसके जगह LH यानी कि जो RH लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P1 + P2V है, इसके जगह क्या है, PT है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब आप कंपेयर करोगे यू विल सी कि टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या है, P1 + P2। आ रहा समझ में। देखो क्या यही डाल्टन्स लॉ था, क्या यही डाल्टन्स लॉ था, बिल्कुल। टोटल प्रेशर इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस। तो यही हमारा डाल्टन्स लॉ होता है। अब देखो क्या करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक और तरीके से हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आपको देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। डिवाइड करना है आपको 3 को फर्स्ट से, 2 को फर्स्ट से, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन आता है, अभी हम करके बताते हैं आपको, पहले आप कॉपी कर लें पहले इसको। ओके, तो आपने अभी जो देखा है ना, PT इक्वल टू P1 + P2, ये क्या था बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। तो उसके आगे आप लिख लीजिएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आपको क्या करना है, नाउ फर्दर आपको डिवाइड करना है, फर्दर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, है ना। तो जैसे आप 2 को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार और इक्वेशन, N2 यहाँ क्या था, N1, ठीक है। जल्दी से आप डिवाइड करिए किसको, 2 को फर्स्ट से, देन यू विल गेट, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, यानी कि P1 V, है ना। V तो V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P1/PT आएगा। देखो ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला है, V कैंसिल, N1 क्या आ जाएगा, N1 + N2। बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। मिल गया। तो ये P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, P1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, पार्शियल मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, N1/N2। इसको मैं अब डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ही लिख देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन किसका, सब्सटेंस का, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये P1 इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह से आप जब क्या करोगे, जब आप फर्दर डिवाइड करोगे किसको किससे, आप जब फर्दर 3 को 1 से डिवाइड करोगे, किसको, 3 को 1 से डिवाइड करोगे, सीख लीजिए, ये पहला आया है। जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, P2/PT इक्वल टू N2/N1 + N2। तो P2/PT इक्वल टू क्या आ गया,
N2 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, है ना, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट P2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इनटू टोटल प्रेशर। तो आप कर लीजिएगा, कर लोगे? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो आप जब 3 को फर्स्ट से डिवाइड करें तो 3 को फर्स्ट से क्या आ गया, P2 अपॉन PT इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है? X2 है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो वही तो लिखा है N2 PT। तो देखो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज P1? पार्शियल प्रेशर किसका? गैस 1 का। व्हाट इज X1? मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट। व्हाट इज PT? टोटल प्रेशर। व्हाट इज P2? पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस। व्हाट इज X2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। व्हाट इज PT? टोटल प्रेशर। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फॉर्मूला मिल गया, चमक गया। चलिए अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे, इसको अपन हटा दे। बताओ बेटा, हटा दे इसको। अब इसका काम तो खत्म ही हो गया होगा, आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसको अपन हटा देते हैं। अब डायरेक्टली हम जनरल फार्मूला आपके सामने लिखते हैं, ठीक है, जनरल हमारा जो फार्मूला है, ठीक है। तो जनरल हमारा फार्मूला क्या है? इन जनरल क्या है? इन जनरल हमारा फार्मूला क्या है बेटा? इन जनरल क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, क्लियर ना? बोलो याद रहेगा? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको, PP दैट इज पार्शियल प्रेशर इक्वल टू MF इनटू टोटल प्रेशर। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इसको, ठीक है, ये मेरा तरीका है, आप जिस तरीके से याद रख लें। तो PP इक्वल टू MF इनटू टोटल प्रेशर। तो ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट रिलेशन। आप इसको ऐवी ही मत सोचिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चंस में आपको काम देगा ये। क्लियर ना? ठीक है, चलें आगे बढ़े, बताइए। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन ही होता है ना? ठीक है, चलिए कॉपी कर लें फिर अपन बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया? देखो कॉपी हटा देता हूं मैं अभी इसको। चलिए, तो बाय यूजिंग दिस पार्शियल प्रेशर यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट परसेंटेज। ये आगे की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट परसेंटेज। वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट परसेंटेज ऑफ द गैस। तो परसेंटेज ऑफ द गैस जो होगा मिक्सचर, वो क्या होगा बेटा? वो देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिखना है क्या इस चीज़ को? लिख लीजिए। बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। आप, मैं आपको लिखवा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। नहीं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन इनटू 100, जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। खैर उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला अपने को लिखना है। तो परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम PP दैट इज पार्शियल प्रेशर अपॉन TP दैट इज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय कितना? 100।
ये हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम किसी भी मिक्सचर में कोई भी गैस हो, है ना, मान लो एक मिक्सचर में 3 गैसेस हैं 1 2 3, है ना, और उन तीनों में हम किसी एक का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हमें पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए उस गैस का डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पता होना चाहिए, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी कर ले। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने अभी जस्ट खत्म किया है कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम जब मिलेंगे तो इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे इन पर क्वेश्चंस। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबको पता है डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं मान लो अभी मैं डिओड्रेंट लगा के आ जाऊँ, है ना, परफ्यूम लगा के आ जाऊँ, तो मैं आपसे बहुत दूर हूँ, इसके बावजूद भी क्या है, आपको उसकी स्मेल पता चल जाएगी। इसका मतलब क्या है, मेरा जो परफ्यूम है वो लिक्विड से लिक्विड फॉर्म में ही था, लेकिन जैसे हमने लगाया वो गैस फॉर्म में गया। तो गैस का एक नेचर होता है, वो क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है। क्लियर ना? तो इस वजह से वो क्या हो गया, पूरा ही क्लास में क्या हो गया, वो डिफ्यूज़ हो गया। सपोज़ अगर मैं इस क्लास में लॉफिंग गैस को छोड़ दूँ, ठीक है, लॉफिंग गैस को छोड़ दूँ, तो क्योंकि लॉफिंग गैस क्या है, गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा, पूरा रूम में क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बहुत पहले ऐड आता था, है ना, नील सभी लोग जानते हो, उजाला नील, है ना, तो उसमें क्या होता था, आप एक बूंद डालते थे, पूरा पानी क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता था। आपके घरों में क्या है, फिनाइल यूज़ होता है। जब भी घर में आप सफाई करते हो तो भी जो भी बैक्टीरिया को डिसइंफेक्टेंट करना है तो आप उसके लिए फिनाइल का यूज़ करते हो। तो जो भी फिनाइल होता है बेटा, आप देखते होगे उसके 1-2 ड्रॉपलेट्स को ही पानी में डालते हैं, वो पूरा का पूरा वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न किसी में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सॉलिड गैस में ही हो। डिफ्यूज़न सॉलिड में भी हो सकता है, डिफ्यूज़न लिक्विड में भी हो सकता है, डिफ्यूज़न गैस में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, गैसेस में पाया जाता है। क्लियर ना? तो गैसेस का डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद क्या, सॉलिड। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस इम्पॉर्टेंट और इस एनर्जेटिक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे और थैंक यू सो मच। बाय।